जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है वो मेरे दादाजी हैं। बिना माँ के अपने दूध पीते बच्चे को अपनी छाती से चिपकाए आनंद बाबू को ना ही किसी के घर शादी समारोह से मतलब था, ना ही किसी के घर अंतिम संस्कार से या किसी के घर तीज त्योहार हो। वे अपने बेटे आकाश को छोड़कर एक दिन के लिए भी कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि उनकी यही सोच थी कि आकाश ही उनके जीने का सहारा है। वे अपनी पत्नी बिमला जी से अत्यधिक प्रेम करते थे और उन दोनों के प्यार की निशानी अपने बेटे को सारे जहां की खुशियां देना चाहते थे। उन्होंने उसे बड़ी ही शिद्दत से पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उनके लाड़ प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो आकाश ने उस दिन तांडव किया। उस मंजर के बारे में सोच सोच कर ही उनका दिल दहल जाता था। जब तक वह छोटा था, एक मिनट के लिए भी अपने पिता की उंगली नहीं छोड़ता था। आनंद बाबू ने उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने में अपना खून पसीना एक कर दिया। वह जैसे ही बड़ा हुआ, कॉलेज की पढ़ाई करने शहर चला गया। अच्छा खासा क्या कमाने लगा कि अपनी मर्जी से अपनी शादी कर ली। फिर भी उन्होंने उसका खुले दिल से स्वागत किया, लेकिन आनंद बाबूजी कभी उसे फोन लगाते तो झल्ला उठता। उस दिन तो उसने हद ही कर दी, जब आनंद बाबू ने उसे फोन करके बताया कि वे घर के बाथरूम में गिर गए हैं और उनकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, इसीलिए आकर उनका इलाज करवा दे। तो वे गुस्से से तमतमाया हुआ मोटरसाइकिल उनके पास ले आया। आनंद बाबू घर के आंगन में बैठे थे। वह अपनी मोटरसाइकिल आंगन में ही ले आया। उसे काफी गुस्सा तो आ ही रहा था। उसने गाड़ी अपने पिता आनंद बाबू पर चढ़ाते हुए गुस्से में बोला, बूढ़े, आज तेरा काम तमाम ही कर देता हूँ। पूरी जिंदगी बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देता रहा, तुझे इतना भी नहीं पता कि बुढ़ापे में कैसे रहना चाहिए। और थोड़ा बहुत दर्द है तो उसे सहने की शक्ति भी होनी चाहिए। और अपनी बाइक को उनके ऊपर ऐसे चढ़ाया जैसे आज उनका काम तमाम ही कर देगा। उसने 4 से 5 बार उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर जान से मार डालने की कोशिश की। बेचारे आनंद बाबू को इतनी चोट लगी थी, फिर भी जान बचाने के लिए उठकर इधर से उधर भागने लगे, वरना अगर एक ही जगह पर बैठे रहते तो उनका उस दिन काम तमाम ही तय था। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। आनंद बाबू के साथ भी बस वही हुआ। जब वह भी उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला होता है, तब उसकी गाड़ी ऐसे स्लिप होती है कि वह खुद ही गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से संभल पाता। इसलिए फिर थक हार कर उसने अपनी जेब में से 200 का नोट निकालकर आनंद बाबू के मुंह पर मारा और अपनी गाड़ी से तुरंत वापस चला गया। आनंद बाबू ने उस 200 के नोट को उठा तो लिया, लेकिन अपनी फूटी किस्मत पर खूब रोए। फिर भी अपने बेटे से इतना प्यार करते थे कि उसे बद्दुआ नहीं दे पाए। फिर अपनी पत्नी बिमला जी की फोटो के सामने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दिए। यह घटना लगभग दोपहर के समय की थी, इसलिए आस पड़ोस वाले सभी अपने अपने घर में आराम कर रहे थे। लेकिन आनंद बाबू दर्द से व्याकुल थे, इसलिए अपने मन को बहलाने के लिए बाहर बैठे हुए थे। लेकिन इस घटना को आनंद बाबू के दोस्त माधव जी की बहू ने देखा था। उसने करीब 1 महीने बाद उस बात को अपने ससुर जी को बताई। अपने मित्र के बारे में ऐसी बात सुनकर माधव जी से रहा नहीं गया और वह अपने मित्र आनंद बाबू के पास गए और सारी घटना के बारे में पूछा। तो उन्होंने विस्तार से उन्हें सारी बात बताई। तो माधव जी ने कहा, अभी मेरे सामने आकाश को फोन करो। अगर वह कुछ भी ना नुकुर करेगा तो मैं उसकी अच्छे से खबर ले लूंगा। आनंद बाबू, जो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, अपने इकलौते बेटे को फोन करके बोले, हेलो आकाश बेटा, कैसे हो? कितने दिनों से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि फोन उठाते ही नहीं। पिताजी आपसे कितनी बार कहा है कि आपके फोन का जवाब देने के सिवाय मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। आकाश ने चिढ़कर कहा। तो आनंद बाबू बोले, बेटा वो सब तो मैं समझता हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ? इस घर में मुझे अकेलापन काटने को दौड़ता है।
और मेरी कमर घुटनों में दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब और सहन नहीं होता। बेटा, तुम कुछ दिनों का समय निकाल कर मेरे पास आ जाओ और मेरे घुटनों और कमर दर्द का इलाज करवा दो। पिताजी, इन फालतू के कामों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप खुद जाकर डॉक्टर को दिखा दीजिए। बेटे की बात सुनकर आनंद बाबू हैरान रह गए और गुस्से से बोले, फालतू के काम? अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाना, बीमार पिता का इलाज करवाना, आज तुम्हें फालतू के काम लग रहे हैं? अपने दोस्तों के सामने आनंद बाबू को हिम्मत आ गई थी, इसीलिए वह बोले जा रहे थे, आकाश, तुम शायद भूल रहे हो, जब तुम छोटे थे तुम्हें सिर्फ एक छींक भी आ जाती थी तो मैं गांव के सारे बैत इकट्ठे कर लेता था। तुम्हारी माँ नहीं थी तो मैं माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाते हुए तुम्हें भली भांति पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सारी जमा पूंजी मैंने दांव पर लगा दी। वह पैसे भी कम पड़ गए तो मैंने अपना मकान भी बेच दिया, जिसे मैंने अपने खून की एक एक बूंद से सेंचा था, और खुद किराए के मकान में रह रहा हूँ। आधे से ज्यादा मेरी पेंशन केवल किराए के मकान में ही चली जाती है, परंतु आज तक मैंने तुमसे कोई शिकायत नहीं की। बोलते बोलते आनंद बाबू हांफने लगे। अपने पिता के मुंह से सब बातें सुनकर दौलत की चकाचौंध में डूबा हुआ आकाश अचानक से ज्वालामुखी के लावे की तरह फट पड़ा और बोला, अगर आपने अपने बेटे के लिए मकान बेचा भी था तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। ठीक है, यदि इतने एहसान आपने मुझ पर किए ही हैं तो आज उन्हें चुकाने का समय आ चुका है। आज तक जितना पैसा मुझ पर आपने लगाया है उतनी रकम मैं आज ही आपके बैंक में अकाउंट में डाल देता हूँ, और आज तक आपने जितने भी एहसान मुझ पर किए हैं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। मेरा और आपका हिसाब एकदम क्लियर। ऐसा कहते हुए आकाश ने फोन पटक दिया। इकलौते बेटे के मुंह से ऐसी बेशर्मी भरी जहर सी कड़वी बातें सुनकर आनंद बाबू का सिर चकराने लगा। चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। आंखों से आंसू भी निकलने ही वाले थे कि उनकी नजर अपनी स्वर्गवासी पत्नी की तस्वीर की ओर गई। उसी समय उन्हें अपनी पत्नी के द्वारा उसके अंतिम पलों में बोले गए वाक्य याद आ गए। सुनिए जी, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। यह वाक्य याद आते ही आनंद बाबू तुरंत अपने चेहरे पर फीकी सी हंसी लाते हुए बोले, नहीं बिमला, मैं रो नहीं रहा हूँ। तुम जहाँ भी हो खुश रहना। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और बड़े अच्छे से रह रहा हूँ। उनकी ऐसी तकलीफ भरी बातें सुनकर उनके दोस्त भी सुन रहे थे। आनंद बाबू एक प्रतिष्ठित अनुभवी शिक्षक रह चुके थे। जीवन में उतार चढ़ाव को झेलते हुए और कठिनाइयों से जूझते हुए उन्होंने कड़ी मेहनत करके ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत किया था। एक शिक्षक होते हुए भी उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता कि वे अपने शिष्यों को समाज के जिम्मेदार नागरिक बना सकें। लेकिन कहते हैं ना कि दिया खुद ही प्रकाश से वंचित रह जाता है। यही कहावत आनंद बाबू पर भी लागू होती थी। वह बिल्कुल नहीं जानते थे कि उनके जीवन में क्या होने वाला है। आनंद जी की प्रथम पत्नी बिमला जी का निधन प्रसव के दौरान ही हो गया था। बेटे आकाश के जन्म के साथ ही उनकी पत्नी स्वर्गवासी हो गई थी। गांव समाज के लोगों ने उनके बेटे आकाश को अपशकुनी बताया, क्योंकि जन्म लेने के साथ ही वह अपनी मां को खा गया था। पत्नी के जाने का दुख तो आनंद बाबू को बहुत था, लेकिन उन्होंने सारी बातों को नकारते हुए अपने बेटे का खुले दिल से स्वागत किया। गांव में ही रहते हुए उन्होंने शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अपने पुत्र आकाश को माँ की ममता और पिता के कर्तव्यता के साथ पालन पोषण किया। घर का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम भी अपने बेटे के प्रति प्रेम के वशीभूत होकर बड़े ही आराम से किया करते थे। अपने हाथों से बने खाने का एक एक निवाला बड़े ही प्रेम के साथ अपने बेटे को खिलाया करते थे। पौष्टिक खाना खिलाने से लेकर रात की लोरियां सुनाने तक
सारे काम वे स्वयं ही किया करते थे। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने के लिए लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन आनंद बाबू उनकी एक न सुनी, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि उसकी दूसरी पत्नी उन्हें पति के रूप में स्वीकार जरूर कर लेगी, लेकिन उनके बेटे को अपना बेटा समझकर कभी प्यार नहीं करेगी। अपने बेटे के बारे में सोचते हुए उन्होंने जीवन भर अकेलापन ही स्वीकार कर लिया, परंतु आकाश को उसकी माँ की कभी कभी महसूस नहीं होने दी। आनंद बाबू के प्रयास से आकाश अपनी पढ़ाई में ऊंचे मकाम हासिल करने लगा और अपने कस्बे का सबसे अच्छा अव्वल दर्जे का छात्र बन गया। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में आकाश ने 99% अंकों से उत्तीर्ण किया। आनंद बाबू तो जैसे अपने जीवन के खुशी के पलों को समेट ही नहीं पा रहे थे। खुशी के कारण उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी। अब बारी थी जिंदगी के दूसरे पड़ाव की, जिसके लिए आनंद बाबू ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और आकाश का एडमिशन शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में करवा दिया। ढलती उम्र की निराशा और जीवन के गहरे सन्नाटे के बावजूद उनके मन में यह उम्मीद थी कि उनका बेटा आकाश अपने समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इंजीनियर की पढ़ाई के साथ साथ ही आकाश की भेंट एक लड़की कंचन से हो गई, जो उसी के साथ सॉफ्टवेयर इंजन की पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत दोस्ती में बदल गई और दोस्ती प्यार में कब बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। उसके बाद आकाश ने फैसला किया कि नौकरी लगते ही पिताजी को कंचन के बारे में बता देगा। बहुत ही जल्दी देश के एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में उसे अच्छी सैलरी पर एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई। इस खुशी के साथ जब वह अपने पिता के पास लौटा तो उसके पिता हर बार की तरह उसके लिए पलके बिछाए बैठे थे। अब आकाश के दिल में दुनिया की चकाचौंध ने दस्तक दे दी थी। अब पैसा उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज बन गया था, जिसके सामने पिता का प्यार, समर्पण और त्याग जैसी चीजें उसे छोटी लगने लगी थी। लेकिन अभी कुछ बची हुई संवेदनाएं थीं, जिन्हें वे अपने पिता के साथ बांटना चाहता था, और लगे हाथ ही उसने सोचा कि पिताजी को कंचन के बारे में बताने का उचित समय आ गया है। जैसे ही उसने अपने पिता को इस बारे में बताया तो उनके जीवन में तो मानो आनंद की हिलोरे पैदा हो गए। वे अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए। 2 दिनों के बाद आकाश ने अपने पिता को कंचन से मिलवाया। कंचन से मिलने के बाद आनंद बाबू उसके आचार विचार से बहुत ही प्रभावित हो गए। उसका व्यवहार, बातचीत का ढंग और सलीका उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। बहुत ही जल्दी शहर में आकाश ने अपने पिताजी और कुछ नजदीकी रिश्तेदार की उपलब्धि में कंचन के साथ विवाह कर लिया और उसके बाद काम के सिलसिले में ही मुंबई चला गया। लेकिन आकाश वहां जाकर वहीं का होकर रह गया और अपनी पत्नी के साथ मुंबई में ही सेटल हो गया। परंतु दूसरी ओर उम्र के इस पड़ाव में आनंद बाबू का अकेलापन उनकी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। पहले तो आकाश हर तीसरे चौथे दिन फोन कर लिया करता था, परंतु आज कई सप्ताह बीत जाने पर भी उसके फोन की घंटी सुनने के लिए आनंद बाबू के कान तरस गए थे। अक्सर कहा जाता है कि शादी के बाद बेटा बहू के कारण बदल गया, परंतु यहाँ उल्टा था। कंचन हर सोच शाम को आनंद बाबू को फोन लगाया करती थी और उनका हालचाल जान लिया करती थी, और अपनी बहू कंचन के मुंह से 2 प्यार भरे बोल सुनकर आनंद जी का अकेलापन कुछ कम हो जाता था। परंतु अपने बेटे के इस रूखे व्यवहार से परेशान हो जाते थे। वह भी अपने पति आकाश से इसी बात को लेकर झगड़ा किया करती थी कि अपने काम में इतना व्यस्त ना हो जाओ कि अपने जन्म देने वाले अपने पिता के लिए उनके पास समय ही ना हो। परंतु उस पर तो केवल पैसा कमाने का ही भूत सवार था। अपनी पत्नी की बात सुनकर भी वह अनसुना कर देता था। अपने अध्यापक की नौकरी से तो आनंद बाबू रिटायर हो चुके थे। अपनी सारी जमा पूंजी और मकान
तक वो अपने बेटे के नाम कर चुके थे। घुटने और कमर दर्द, अकेलापन दिन पे दिन उनके साथ बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण उन्होंने आज अपने बेटे को फोन लगाया। परंतु दूसरी ओर से जो जवाब आकाश ने दिया, उनका दिल अंदर तक दहल गया था। वे सोचने लगे, आधुनिकता की दलदल में फंसता हुआ उनका मूर्ख बेटा यह जान ही नहीं पाया कि यह एहसान नहीं था, बल्कि उसके पिता का प्यार और अपनापन था। वह जानते थे कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बुद्धिजीवी मानसिकता ने उनके बेटे के विवेक को छीन लिया है। उनकी बहू कंचन उनके अकेलेपन की व्यथा को भली भांति समझती थी, परंतु अपने पति के व्यवहार के समक्ष बेबस थी। इसी दौरान कंचन और आकाश के घर आनंद बाबू की अगली पीढ़ी ने दस्तक दी और आकाश के घर नन्हे मुन्ने की किलकारी से गूंज उठा। पोती के होने की खबर सुनकर आनंद बाबू स्वयं को रोक नहीं पाए और अगले ही दिन अपने बेटे के घर पहुंच गए। अपनी पोती से मिलकर उन्हें इतनी खुशी हुई मानो उनके जीवन का सबसे अनमोल तोहफा आज उन्हें मिल गया हो। तभी तो कहा जाता है कि मूल से धन कई गुना ब्याज प्यारा होता है। अपने पोती को अपनी गोद में उठाकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वक्त 30 साल पीछे चला गया हो और उनका छोटा सा आकाश उनकी गोद में आ गया हो। नवजात के नामकरण का अधिकार कंचन ने आनंद बाबू को दे दिया और दादाजी ने अपनी पोती का नामकरण किया। करण का मतलब होता है रोशनी। उसके आने से आनंद बाबू के जीवन में रोशनी आ गई थी। उसके प्यारे से चेहरे को देखते हुए उनके मन में वात्सल्य उमड़ आया और आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब कंचन ने यह दृश्य देखा तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई, क्योंकि कई सालों के बाद उसने अपने ससुर जी को इतना खुश देखा था। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब उसने ठान लिया था कि वे उनके चेहरे की इस मुस्कान को फीकी नहीं पड़ने देगी और उन्हें अपनी पोती से दूर नहीं जाने देगी। करीब एक सप्ताह बाद अपने बेटे के घर गुजारने के बाद जब आनंद बाबू ने वापस जाने का सोचा तो कंचन ने अपने पति आकाश से कहा, अजी एक बात कहूँ, काफी समय के बाद मैंने पिताजी को हंसते मुस्कुराते हुए देखा है। अपनी पोती को पाकर उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ गई है। दादा बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। मैं चाहती हूँ जी कि उनका यह चेहरा हमेशा यूं ही मुस्कुराता रहे। इसीलिए आज से पिताजी भी हमारे साथ ही रहे तो कैसा रहेगा। कंचन ने यह बात इतनी विनम्रता से और प्यार से कही कि आकाश के पास मना करने का कोई कारण ही नहीं बचा। अब आनंद बाबू अपने बेटे के घर मुंबई में रहने लगे थे। अपनी पोती रोशनी का साथ पाकर उनकी जिंदगी को मानो एक नए मायने मिल गए थे। नन्ही सी रोशनी को अपने दादाजी का साथ बहुत ही अच्छा लगता था। उनकी गोद में आकर उसे एक अलग ही तरह की खुशी मिलती थी। समय निकलकर कंचन अपने ससुर जी को घुटने और कमर के बड़े स्पेशलिस्ट के पास लेकर गई और उनका अच्छे से इलाज करवाया, जिससे उनके घुटने और कमर दर्द में धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अब वह सही ढंग से चलने फिरने लगे थे। वह इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि आनंद बाबू को उनके घर में रहकर किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे रोशनी बड़ी हो रही थी, अपने दादाजी के प्रति उसका प्रेम और भी ज्यादा गाढ़ा होता जा रहा था। लेकिन वही उनका बेटा आकाश धीरे धीरे उनसे पूर्ण रूप से कटता जा रहा था। आनंद बाबू का जोर जोर से खांसना, घर के किसी काम में बोलना, टोकना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आकाश की काम की व्यवस्था और चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही थी, जिस कारण वह एक रात शराब पीकर नशे में धुत होकर घर लौटा। आनंद बाबू को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया, लेकिन उसे उस समय उन्होंने कुछ कहना उचित नहीं समझा। परंतु धीरे धीरे समय बीतने के साथ अब शराब पीकर लौटना आकाश का हर रोज का काम बन गया था।
अक्सर शराब के नशे में वह कंचन को भी गालियां देने लगा था। आनंद बाबू ने चुप बैठना अब उचित नहीं समझा और एक दिन उसे अपने पास बिठाकर समझाने लगे। देखो बेटा, आकाश, ये शराब पीना कोई अच्छी बात नहीं है। इसने ना जाने कितने घरों को उजाड़ कर रख दिया है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम रोज शराब पीकर घर आते हो। कल तो तुमने हद ही कर दी, जब तुमने बहू को भी गालियां दी। तुम्हें शायद मालूम नहीं तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। हमारा पारिवारिक जीवन और अधिक खराब होता जा रहा है। इससे पहले कि तुम संभल जाओ और नशे से दूर रहो। पिता ने यह सब बात बड़ी ही आत्मीयता और प्रेम से कही थी, लेकिन आकाश को लगा जैसे उसके पिता की बातें, उनकी चिंताएं केवल उसे ताना मारने और सताने जताने के लिए हैं। ना जाने क्यों अपने पिता के प्यार को पूरी तरह से भूल चुका था। अपने पिता द्वारा समझाए जाने पर एकाएक भड़क उठा और बोला, पिताजी, आप मेरी जिंदगी में कोई दखल न दें तो अच्छा रहेगा। मुझे मालूम है कि मुझे कैसे जीना है, कैसे रहना है और क्या खाना पीना है। मुझे ऐसे इंसान की शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है जिसने अपने जीवन पर कोई तरक्की नहीं की हो। यह मेरी जिंदगी है, इसे मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, आपके हिसाब से नहीं। इसीलिए आप अपनी नसीहत अपने पास ही रखिए। आकाश की इन बातों से आनंद बाबू की आंखों में आंसू आ गए, परंतु उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि अब तो उनके पास गांव वाला मकान भी नहीं था जहां वे अकेले रहा करते थे। उनकी बहू कंचन ने भी उनकी ओर देखा और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। बाद में उसने एकांत में अपने पति से बात करने की कोशिश भी की, उसे समझाने की पूर्ण कोशिश की, लेकिन कंचन को भी मायूस होना पड़ा कि उसका पति अपनी तरक्की के नशे में इतना चूर हो गया है कि उसके सामने वह किसी को भी कुछ नहीं समझता। एक दिन के बाद उसके मित्र का फोन आया कि आज रात उसके घर पर पार्टी है, परंतु आकाश ने हैरानी से पूछा कि तुम तो घर में कभी पार्टी करते ही नहीं हो, तुम्हारे पिताजी इस बात की इजाजत नहीं देते थे। तो उसके दोस्त ने बताया, मैं अपने पिताजी को वृद्ध आश्रम में छोड़ कर आ गया हूँ, क्योंकि वह मुझे स्वतंत्र जीवन जीने ही नहीं देते थे। उनके आने जाने के बाद मैं आराम से हूँ। अपने मित्र की बात आकाश को बहुत पसंद आई, क्योंकि वह स्वयं भी अपने पिता की उपस्थिति में असहज महसूस कर रहा था। अब उसने भी मन ही मन में तय कर लिया था कि वह अपने पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ कर आ जाएगा। लेकिन वृद्ध आश्रम भेजने की बात का कंचन ने विरोध किया। उसने दलील दी कि रोशनी दादाजी के साथ बहुत अच्छे से रहती है और फिर पिताजी की तबीयत भी अब कुछ ठीक नहीं रहती। यह उनके आराम करने के दिन है, इसलिए हम सबको उन्हें अपने पास रखकर उनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आकाश ने उनकी एक ना सुनी और गुस्से में अपने पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ कर आ गया। उसने एक दादा को उसकी पोती से और बहू को अपने पिता तुल्य आश्रय से दूर कर दिया और आनंद बाबू को पहुंचा दिया मुंबई के उस वृद्ध आश्रम में, जहां लोगों का वहां आसरा था। जैसे इंसान ही अपनी उम्मीदों को ठोकर मार कर बनाया था। जैसे आनंद बाबू वृद्ध आश्रम में बने कमरे में जाकर बैठे तो सामने वाली दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। शायद अपने बच्चों से सताए हुए किसी बुजुर्ग ने लिखा होगा। उन्होंने गौर से देखा तो लिखा हुआ था, क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे, क्यों बोझ हो जाते हैं वे झुके हुए कंधे, जिन पर बैठकर कभी तुमने इस दुनिया को देखा था। उसे पढ़ते ही आनंद बाबू की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनकी सिसकियां उसी दीवार में ही सिमट कर रह गईं। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को समझा लिया कि अब शायद यही उनकी किस्मत है। जिस समय आनंद बाबू वृद्ध आश्रम में गए थे, उस समय रोशनी 8 साल की थी। अपने दादू के वृद्ध आश्रम भेजने जाने पर वह बहुत उदास थी। रह रहकर उसके मन में अपने दादा के साथ बिताए मीठे पलों की याद उमड़ उमड़ कर आती थी। उसे वह पल पल याद आते थे। उसके दादाजी
आंखों में आंसू लिए उसके घर की दहलीज को पार करके चले गए थे, परंतु वह उस समय विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। उधर आनंद बाबू अपने आप को ही बंद दीवारों के बीच में जीने का हौसला देते रहते, लेकिन इसी के साथ ही वे इसी चिंता में भी डूबे रहते कि ना जाने वे जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर बैठे हैं जिसका फल उन्हें ऐसे मिल रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज रोशनी पूरे 16 साल की हो चुकी थी और साल की हर तरह कंचन अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर उसके दादाजी से मिलाने वृद्धाश्रम लेकर आई और वहां आकर आनंद बाबू और अन्य बुजुर्गों के साथ उसने रोशनी का जन्मदिन मनाया। आनंद बाबू और उनकी पोती रोशनी एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। वे आपस में मित्रों की तरह हंसी मजाक कर रहे थे, परंतु हमेशा की तरह अलग होते समय दोनों की आंखों में आंसू थे। अपनी पोती से अलग होते ही आनंद बाबू के मन में फिर से असीमित सन्नाटा पसर जाता था। फिर से उन्हें अपनी जिंदगी निरस लगने लगती थी, परंतु वह कर ही क्या सकते थे, क्योंकि जिस पौधे को उन्होंने अपने खून से सींचकर लचित किया था वही पौधा वृक्ष बनकर उनसे मुंह मोड़ चुका था। इधर रोशनी ने भी महसूस किया कि उसके दादाजी अब बहुत कमज़ोर पड़ चुके थे, इसीलिए वे अंदर ही अंदर अपने दादाजी की देखभाल ना कर पाने की गिलानी से भर उठी थी। यह पुरानी कहावत है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। देखते ही देखते समय का चक्र बदला और एक दिन रोशनी महज 18 साल की उम्र में बियर की बोतल चढ़ा नशे में चूर शाम को पार्टी से घर लौटी। अचानक इस घटना से आकाश के अंदर के पिता को जगा दिया और एक सामान्य भारतीय पिता की तरह उसने भी अपनी बेटी रोशनी से प्रश्न किया, क्या तुम्हारी ये उम्र नशे करने की है? तुम्हें शर्म नहीं आती इस उम्र में नशे में धुत होकर अपने पिता के सामने खड़े होने में? तुम्हारी ऐसी हरकतें देखकर कौन तुमसे शादी करेगा? अपने पिता की इज्जत का कुछ तो ख्याल किया होता। क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था? गुस्से में आकाश ने पूछा। उसे अपनी बेटी रोशनी से जवाब मिला, जिसे सुनकर आकाश को अंदर तक हिला कर रख दिया। रोशनी ने कहा, ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे अपने तरीके से जीनी है। आप भी तो ऐसे ही जीते हो। क्या आपने कभी दादाजी की बात सुनी थी? तो फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं? फिर क्या था? आकाश ने एक जोरदार थप्पड़ अपनी बेटी को जड़ दिया, लेकिन कुछ खोने वाला नहीं था, क्योंकि आज खुद की गलतियां ही उसके सामने नीचा दिखा रही थी। अंदर ही अंदर उसे एहसास होने लगा कि जिस वृद्धाश्रम में उसके पिता मन मार कर जी रहे हैं, वही वृद्धाश्रम अब उसका भी इंतज़ार कर रहा है। कुछ सालों के बाद वह भी अपने पिता के स्थान पर होगा। उसका अतीत उसके सामने आने लगा। अपने पिता की जिन चीखों और सिसकियों को अपने आप नशे में चूर होकर हमेशा नज़रअंदाज किया, आज उसकी अपनी बेटी की हरकतें उसे वह सब याद दिला रही थी। आज आकाश का दिल तिल मिला उठा था। उधर कंचन ने जब अपने पति को गुस्से में तिल मिलाता हुआ देखा तो आकर बोली, यदि आपने बबूल का बीज बोया है तो आम की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? जैसे कर्म किए हैं फल भी तो आपको वैसे ही मिलेंगे। पत्नी और बेटी की बातें सुनकर आकाश के सामने उसके अतीत के पन्ने खुलने लगे, जो उसे एहसास करा रहे थे कि उसने पैसा तो बहुत कमाया, नहीं कमा सका तो केवल अपने पिता का प्यार, जिस पिता ने उस पर सपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। उस पिता को उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में व्रत आश्रम की चार दीवारी में तड़पने के लिए छोड़ दिया था। आज ना वह अपनी पत्नी का रहा, ना ही बेटी का और ना ही पिता का। रात हो चुकी थी, सब लोग सो चुके थे, परंतु आकाश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज तक उसने जो किया था, उसके साथ जो हुआ था, उसके बारे में सोच सोच कर उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। अगले दिन सुबह जब कंचन सोकर उठी तो वह देखकर हैरान थी। आकाश नहा धोकर तैयार खड़ा था। उसने कंचन और अपनी बेटी रोशनी को भी तैयार होकर उसके साथ चलने को कहा, लेकिन उन्हें यही बताया कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं।
आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद आकाश ने गाड़ी रोकी तो कंचन और रोशनी हैरान थी। उनकी गाड़ी उस वृद्धाश्रम के सामने खड़ी थी जिसमें आनंद बाबू रह रहे थे। कंचन और रोशनी अभी गाड़ी से बाहर निकल भी नहीं पाए थे कि आकाश तेज कदमों से वृद्ध आश्रम में चला गया। सामने देखा, वृद्धजन लाठी का सहारा लेकर लड़खड़ाते कदमों के साथ आंगन में टहल रहे हैं। उन्हें देखकर उसे ऐसा लगा मानो उस बुजुर्ग व्यक्ति का खून कब से सूख चुका हो, चेहरे की झुर्रियाँ एक जाल सा बिछा चुकी हों, सिकुड़ी हुई हड्डियाँ मांस से बाहर निकल रही थीं। अपने पिता के बारे में पूछने के लिए आकाश उनकी ओर गया। पास जाकर बोला, सुनिए जी, क्या आप जानते हैं आनंद बाबू कहाँ मिलेंगे? लेकिन जैसे ही उस बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा तो आकाश का शरीर कांप उठा। वह सन्न रह गया था क्योंकि वह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि उसके पिता आनंद बाबू ही थे। पिता को इस हालत में देखते ही उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा। आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए तुरंत उनके पैरों में गिर गया और बोला, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती नहीं, गुनाह हो गया है, एक बहुत बड़ा गुनाह जिसकी जितनी भी सज़ा दी जाए उतनी कम है। मैं जानता हूँ पिताजी कि मेरा गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं है, परंतु फिर भी मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका, सिर्फ एक मौका दीजिए। पिताजी, मेरे कारण आपने उम्र भर जितना दुख सहा है उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। मुझे अपनी सेवा करने का एक मौका दीजिए। पिताजी, मैं बाकी की ज़िंदगी आपकी आशीर्वाद की ठंडी छाया में गुजारना चाहता हूँ। कहते कहते वे फूट फूट कर रोने लगा। आनंद बाबू ने कांपते हाथों से उसे उठाया और भाव विभोर होकर उसे अपने गले से लगा लिया। दोनों ओर से अश्रु की धारा निर्वत्र रूप से बहती जा रही थी। उधर ये मार्मिक दृश्य देखकर रोशनी रोते हुए अपनी माँ के गले लग पड़ी और बोली, माँ, आपको दिल से सैल्यूट। यदि आपने मुझे उस दिन दादाजी को वापस लाने के लिए पापा को सबक सिखाने का ये आइडिया ना दिया होता तो आज यह मुमकिन नहीं हो पाता। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो और सबसे अच्छी बेटी हो। आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम। दरअसल रोशनी कल रात शराब पीकर नहीं आई थी, बल्कि वह सारी घटना आकाश को सबक सिखाने के लिए कंचन और उसकी बेटी रोशनी ने ही सोची समझी साजिश थी, जिसके चलते आज आकाश रास्ते पर आ चुका था। बहू की कोशिशों के कारण ही आज एक बूढ़े पिता को वह सुकून और सम्मान मिल रहा था जिसके वह हकदार थे। कंचन ने आज साबित कर दिया था कि यदि एक बहू चाहे तो अपने परिवार को अपने प्रेम के धागे से एक करके रख सकती है। आनंद बाबू अब अपने बेटे से इतना प्यार करते थे कि वह चाहकर भी उससे नाराज़ नहीं हो पाते थे और कंचन बहू और अपनी पोती पे तो वे अपनी जान छिड़कते थे। इसीलिए अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने परिवार के पास खुशी खुशी चले गए। अपने बच्चों के पास जाकर आनंद बाबू फिर से तंदुरुस्त हो गए। अब उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी क्योंकि उन्हें सबका प्यार जो मिल रहा था। दोस्तों, कहा जाता है जैसे को तैसा। जब बेटी ने आकाश को सबक सिखाया तब उसकी आंखें खुली कि उसने अपने पिता के साथ जो किया वह बहुत गलत था, लेकिन फिर उसने अपनी गलती को सुधारा और अपने पिता की खूब सेवा की। हम तो यही कहेंगे दोस्तों, फिर कभी किसी रोशनी को अपने पिता को सबक सिखाने के लिए कोई मजबूर ना करे। प्रिय दोस्तों, अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा नई पीढ़ी के संग शेयर कीजिए, जिससे कभी कोई आकाश और कभी कोई रोशनी ऐसी गलती ना करे। जय श्री राम दोस्तों।